बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोस्टेट के जो लोब्स होते हैं उसमें से किस किस लोब की किस जगह पे कॉमन इन्वॉल्वमेंट होती है। तो बच्चे जो मिडिल लोब होता है प्रोस्टेट का, अगर मैं लोब्स के हिसाब से बात करूं, मैं अभी जोन्स की बात नहीं कर रहा, एनाटॉमिकली बात कर रहा हूं, तो मिडिल लोब की कॉमन इन्वॉल्वमेंट है बीपीएच के अंदर, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर। और बच्चे जो पोस्टीरियर और लैटरल लोब्स होते हैं प्रोस्टेट के, ये कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं कार्सिनोमा के अंदर। ठीक है, ये आपको जो नॉर्मल इनकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एनाटॉमी से आप लोग ये वाली बात पढ़ते आ रहे हैं, ये बात अब आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। दूसरी बच्चे एनाटॉमी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात कि कुछ ऑर्गन्स बॉडी के अंदर ऐसे हैं कि जिनकी विड्थ जो है वो उनकी लेंथ से ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन्स है ये पी से स्टार्ट होते हैं। एक होता है पोन्स, दूसरा होता है बच्चे प्रोस्टेट। ये दोनों की जो विड्थ है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू देयर लेंथ, और साथ ही साथ सीकम, जो सीकम है उसकी भी विड्थ ज्यादा होती है उसकी लेंथ से। अच्छा, तीसरा बच्चे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आपके लिए वो यहाँ पे यह है कि जब भी हम लोग प्रोस्टेटेक्टमी करते हैं तो प्रोस्टेट के दो कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये प्रोस्टेट का ग्लैंड है इटसेल्फ, जो इसके ऊपर कैप्सूल्स को सराउंड करता है इमीडिएटली इसके बाहर, दैट इज नोन एज द ट्रू कैप्सूल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो इसके बाहर कैप्सूल होता है दैट इज नोन एज फॉल्स कैप्सूल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जब प्रोस्टेट की ई न्यूक्लिएशन करते हैं, प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं, तो दोनों कैप्सूल्स को बच्चे पीछे छोड़ देते हैं। बोथ कैप्सूल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि इनके अंदर वीनस प्लेक्सस होता है, अगर आप उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो वो ब्लीड कर सकता है। ठीक है, तो आप दोनों कैप्सूल्स जो होते हैं इनको पीछे ही छोड़ देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे आपको ये पता होनी चाहिए किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड, कि किसी भी ऑर्गन का जो ट्रू कैप्सूल होता है बेसिकली वो एक डिफाइंड मीजोथेलियल लेयर का बना होता है। ठीक है, कैप्सूल जो होता है प्रॉपरली वो स्पेशलाइज्ड सेल्स का बना होता है, लेकिन जो भी फॉल्स कैप्सूल होता है किसी भी ऑर्गन का वो ग्रेनुलेशन टिश्यू से बना होता है या वो किसी फेशिया की मॉडिफिकेशन होती है। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं जोन्स की बात करूं, मैंने पहले लोब्स की बात की, अब मैं जोन्स की बात कर रहा हूं, तो जोन्स के हिसाब से बच्चे जो पेरिफेरल जोन होती है प्रोस्टेट की, दैट इज अ वेरी कॉमन साइट फॉर कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। और बच्चे जो ट्रांजिशन जोन होती है दैट इज अ वेरी कॉमन साइट फॉर बीपीएच। ठीक है, ये जोन्स और मैंने आपको लोग दोनों इकट्ठे इसके साथ बता दिए। इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो लैटरल लोब्स होते हैं प्रोस्टेट के, वो कार्सिनोमा के अलावा एल्डरली के अंदर प्रोस्टेट के एडिनोमा भी कॉज करवा सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि प्रोस्टेट के अंदर जो भी मैस बने वो बीपीएच या कार्सिनोमा हो, बल्कि वो एडिनोमा भी हो सकता है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने कहा आप लोग को यहाँ पे करवा दूं। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज प्रोस्टेट की सर्जरी बेसिकली। तो सबसे पहले बच्चे द वेरी टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज बीपीएच। बीपीएच इज एक्चुअली बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। सबसे पहले अपनी इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए बच्चे कि ये बिल्कुल भी कोई कैंसरस डिजीज नहीं है, ये कैंसर नहीं है। ठीक है, ये हाइपरप्लेजिया बेसिकली, जो कि डिफरेंट और डिजीजेस को या डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स को, क्लिनिकल फीचर्स को प्री डिस्पोज कर सकता है, लेकिन इटसेल्फ ये कैंसर नहीं है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एक सेकंड बच्चे वेट कीजिए, एक स्क्रीनशॉट जो है ये शेयर किया है यहाँ पे, जिसमें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लूं। सबसे पहले ये देखें बच्चे कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो होता है वो 50 ईयर से ऊपर जो जिनकी एज होती है उनके अंदर ज्यादातर वो कॉमन होता है। और 60 ईयर्स की एज जैसे ही कोई एल्डरली मैन क्रॉस करता है तो उसके अंदर 50% आपको मतलब मेल्स ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर बीपीएच हुआ होता है। ठीक है, तीसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि बीपीएच जो होता है बेसिकली बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी एनाटॉमी रिकॉल करवाता चलूं तो ये आपकी अगर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर ऐसे करके मौजूद है, इससे ये यूरिथ्रा नीचे की तरफ आ रहा है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि यूरिथ्रा जैसे ही अराइज करता है तो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, ये वाला पार्ट है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के फौरन बाद जो यूरिथ्रा का पार्ट यहाँ पे नीचे आता है, इसके अराउंड प्रोस्टेट होता है। सो दिस यूरिथ्रा इज एक्चुअली नोन एज प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। जब भी बीपीएच होगा प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट होगी, ठीक है, और वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा यूरिन के आउटफ्लो को, जिसकी वजह से जो आपके ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो मैनिफेस्ट होने की
कोशिश करते हैं, ठीक है। ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं, यानी कि ब्लैडर का जो आउटफ्लो है वो नॉर्मल नहीं है, उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ रही है। तो आप ये देखें कि 78 से ज्यादा जो लोग होते हैं उनके अंदर ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो बीपीएच होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको को रिलेट करवा दी। हम लोग इसकी पैथोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपका 4th ईयर का टॉपिक था, सिर्फ सर्जिकली हम लोग यहाँ पे रिलेटेड बातें करेंगे। अच्छा, एक और चीज बची, ये देखें कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसने दिखाई है बीपीएच की, ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की और सिम्टम्स की, यानी कि ये चीजें सारी आपस में को रिलेट कर सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक एल्डरली मेल को बीपीएच हो लेकिन वो साइन एंड सिम्टम्स मैनिफेस्ट ना कर रहा हो, अभी फिलहाल एसिम्प्टोमेटिक हो। और ऐसा भी हो सकता है कि एक एल्डरली बंदे को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो और वो ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के साइन एंड सिम्टम्स शो कर रहा हो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं बीपीएच के। ये डायग्राम मैंने आपके लिए जूम किया, ये सारे कंसिक्वेंसेस आपको आने चाहिए। वाइवा का टिपिकल क्वेश्चन है आपका ये, नो सिम्टम्स, नो बीओओ और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया प्रेजेंट है, इसके बावजूद सिम्टम्स भी नहीं है और ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है। नंबर 2, नो सिम्टम्स बट यूरोडायनामिक एविडेंस ऑफ ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। मैंने जब आप लोग को यूरिनरी ब्लैडर का चैप्टर पढ़ाया था तो भी बताया था कि इंशाल्लाह ताला आप लोग ऑब्स के अंदर और गायनी के अंदर मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ाऊंगा कि यूरोडायनामिक स्टडीज क्या होती हैं। वहां से हम लोग उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझेंगे, याद करेंगे 10 टीचर से, और आप लोग यहाँ पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा यूरोडायनामिक स्टडीज पे ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है लेकिन क्लिनिकली आपको पेशेंट सिम्टम्स की कंप्लेंट नहीं करता। तीसरा कंसिक्वेंस या फेट बीपीएच का ये भी हो सकता है कि लुट्स मिले आपको। व्हाट इज लुट्स? LUTS, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, इसको हम लट्स कहते हैं, ठीक है। लट्स तो आपको मिल रहे हैं, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, लेकिन ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन आपको यूरोडायनामिकली नहीं मिल रही। चौथे नंबर पे है लट्स भी मिल रहा है और बू भी मिल रहा है, BOO भी मिल रहा है, ठीक है। और अदर्स के अंदर आता है कि कौन कौन सी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको यूरिनरी ब्लैडर के साथ। क्रॉनिक रिटेंशन भी हो सकती है ऑफ एंड ऑन, हिमाचूरिया मिल सकता है, यूरिनरी इंफेक्शन मिल सकता है और स्टोन फॉर्मेशन। यूरिन इंफेक्शन क्यों मिलेगा बच्चे? ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जब भी होती है या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जब होता है और यूरिन प्रॉपर्ली आउटफ्लो नहीं कर सकता यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से, मतलब वो बाहर नहीं जा सकता यूरेथ्रा की तरफ, तो यूरिन का स्टेसिस हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी स्टेसिस की वजह से वहां पे जो कमेंसल्स होते हैं नॉर्मली बचे वहां पे मतलब वो एक एसेप्टिक एनवायरनमेंट होती है, लेकिन जितने भी मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मेल्स के अंदर जैसे स्किन पे रिजाइड कर रहे हैं, या आप ये कह लें जो ग्रो करने की टेंडेंसी रखते हैं वहां पे, वो वहां पे ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाले साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, एक बात बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे होनी चाहिए कि जब भी किसी बंदे को बीपीएच हुआ है तो बीपीएच जो होता है वो दो तरह की पैथोलॉजीज लेके आता है। एक तो जिनको हम कहते हैं लट्स, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, और दूसरे नंबर पे होते हैं ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के साइन एंड सिम्टम्स। अब ये दोनों बच्चे मैंने आप लोग को स्टडी करवाने हैं बेले से, तो इसलिए मैंने बेले का जो स्क्रीनशॉट है वो लेके रखा है ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक सेकंड के लिए वेट कीजिए जी। ये देखेंगे बच्चे, मैं आप लोगों को आपके साथ स्क्रीन शेयर करके ये आपको बता रहा हूं कि जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं जो कि हमें मिलते हैं बीपीएच के केस में, ठीक है बच्चे। ये एग्जामिनर का टिपिकल क्वेश्चन है, आपकी ऑस्पी का क्वेश्चन है। आपको सिनेरियो दिया जाता है कि एक बंदा है 72 ईयर्स ओल्ड है, हीमाचूरिया के साथ वो प्रेजेंट करता है फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपको कहा जाता है कि यूरोडायनामिक स्टडी पे उसको ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन आती है और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स भी हैं, या हमने हिस्ट्री लिया तो हमें लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स मिले हैं। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स किस किस किस्म के होते हैं? तो बच्चे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स को आपने हमेशा दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है, वॉइडिंग के सिम्टम्स यानी कि यूरिन को खारिज करने के सिम्टम्स, और दूसरे हैं बच्चे स्टोरेज के सिम्टम्स यानी कि यूरिन को स्टोर करने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती हैं। तो वॉइडिंग के फर्दर फिर क्या क्या किस तरह मैनिफेस्ट हो सकती है? सबसे पहले देखें हेजिटेंसी, यानी कि पेशेंट हिचकिचाता है यूरिन को पास करते हुए, वो इंटेंशन उसकी होती है पास करने की लेकिन प्रॉपरली वो पास नहीं कर पाता, ठीक है। नंबर 2 पे पुअर फ्लो,
जोर लगाने पे भी, यानी कि जैसे हम इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज करते हैं तो भी यूरिन का आउटफ्लो बेहतर नहीं होता। नंबर 3, इंटरमिटेंट स्ट्रीम। यूरिन की स्ट्रीम स्टार्ट होती है, खत्म होती है, स्टार्ट होती है, खत्म होती है। ठीक है। ड्रिबलिंग, यूरिन करने के बाद भी कतरे गिरते रहते हैं पीनस में से। नंबर 5, सेंसेशन ऑफ पुअर ब्लैडर एम्प्टीइंग। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि जो पुअर ब्लैडर एम्प्टीइंग की सेंसेशन होती है, यह बिल्कुल काउंटर पार्ट है टेनिस्मस का, जो कि रेक्टल कार्सिनोमा में मैनिफेस्ट होती है। कि पेशेंट ये फील करता है कि उसको स्टूल आ रहा है और वो करना चाह रहा है, लेकिन उसको एवैक्यूएशन की सेंस फील नहीं होती, उसको यही लगता है कि रेजिडुअल स्टूल अभी भी मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स के अंदर भी पुअर ब्लैडर एम्प्टीइंग जो होती है उसकी सेंसेशन रहती ही रहती है। जी। उसके बाद बच्चे एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मैं सिम्टम बता रहा हूँ, दैट इज एपिसोड्स ऑफ नियर रिटेंशन। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें बच्चे के स्टोरेज से रिलेटेड कौन से साइन एंड सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं। फ्रीक्वेंसी, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। ठीक है। यानी कि पेशेंट स्टोर नहीं कर पाएगा यूरिन को, जो यूरिनरी ब्लैडर का नॉर्मल काम है वो नहीं हो पा रहा। नंबर 2 पे नॉक्चूरिया मैनिफेस्ट हो सकता है, अर्जेंसी हो सकती है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। अब याद रखिएगा, अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या फर्क है। अर्जेंसी ये होती है कि जब थोड़ा सा भी वॉल्यूम यूरिनरी ब्लैडर में आके जमा होता है तो पेशेंट फील करता है कि उसको वॉइड करना है, उसको सेंसेशन आती है, सेंस ऑफ वॉइडिंग होती है। ठीक है। जबकि अर्ज इनकॉन्टिनेंस हम इस बात को कहते हैं कि वो बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे अचानक सारे का सारा यूरिन जो होता है वो छूट जाता है। इसीलिए मैंने आपको यूरिनरी ब्लैडर के चैप्टर में सारी टाइप्स बता दी थी इनकॉन्टिनेंस की। इसके अलावा नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है, जिसको हम लोग नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। ये टर्म अक्सर बच्चों को नहीं पता होती, प्लीज इस टर्म को याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के जो साइन एंड सिम्टम्स बीपीएच में मैनिफेस्ट हो सकते हैं वो हमने देख लिए। अब बच्चे आप लोग ये देखें कि जो ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें कि ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन किन किन कंडीशंस में हो सकती है। ये बीपीएच के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि ये बाकी डिजीजेस में भी हो सकती है। नंबर 1, बीपीएच के अंदर ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है क्योंकि जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है वो ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा। नंबर 2, ब्लैडर नेक का स्टीनोसिस जो है वो हो सकता है। ठीक है। किसी भी वजह से ब्लैडर नेक की हाइपरट्रफी हो सकती है, प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है जिसकी वजह से बीओओ आ सकता है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स अगर मौजूद हों, किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इज इंस्ट्रूमेंटेशन। तो तब ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ड्यू टू न्यूरोपैथिक कंडीशन। यानी कि एनाटॉमिकली किसी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको नहीं मिलती यूरिन आउटफ्लो ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन जो आपका नर्वस सिस्टम है वही काम नहीं कर रहा ब्लैडर को वॉइड कराने के लिए। जी। बीओओ की जो कॉजेज हैं वो मैंने अब आपको बता दी। अब आप ये देखें कि जो ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है इसके दो तरह के इफेक्ट्स मैनिफेस्ट होते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसने बताया प्राइमरी इफेक्ट्स और दूसरे इसने बताए हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। प्राइमरी इफेक्ट्स में बच्चे पहले ये बताता है कि जो यूरिन का फ्लो रेट होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। आप खुद ये देखें कि यूरिन के आउटफ्लो ट्रैक के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन है और यूरिन आगे नहीं जा पा रहा तो इसका यही मतलब है कि यूरिन का फ्लो रेट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। मैं आप लोगों को उसकी वैल्यू याद करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम आप लोगों को ये दो हेडिंग्स आनी चाहिए। नंबर 2, जो वॉइडिंग प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप लोग एक बैलून के अंदर पानी भरें और जो बैलून की ओपनिंग है उसके ऊपर अपनी दोनों फिंगर्स को टाइटली उस जगह पे बाइंड कर दें बैलून की ओपनिंग को। ठीक है। पका पका पकड़ लें तो क्या होगा कि जो बैलून है वो अपना जो वाटर होगा वो पंप आउट नहीं कर सकेगा। बिल्कुल यही एग्जांपल आपके ब्लैडर की भी है। ठीक है। उसके बाद बच्चे ये देखें कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के क्या होते हैं। दोनों लाइंस में पहले से आपको रीड करके बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इसलिए इनको स्पेसिफिकली रीड कर रहा हूं, मेरे साथ समझने की कोशिश करें। The bladder may decompensate so that detrusor contraction becomes progressively less efficient and a residual urine develops. सबसे पहली बात ये कि जब ब्लैडर बार बार यूरिन को पुश करने की कोशिश कर रहा है एक ऑब्स्ट्रक्शन के खिलाफ कि यूरिन बाहर चला जाए, उसका खारिज इखराज हो जाए, लेकिन वो इखराज नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि डिट्रूजर की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी वक्त के साथ साथ,
और डिफ्यूजर की एक्टिविटी, डिफ्यूजर का मैंने आपको बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये होता है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन को वॉइड आउट करता है। जब डिफ्यूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो यूरिन का हमेशा कुछ ना कुछ वॉल्यूम यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रेजिडुअल अमाउंट में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से यूरिनरी स्टेसिस होगा। और यूरिनरी स्टेसिस की वजह से क्या होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि उसकी वजह से इंफेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप ये लाइन देखें जो मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं, मेरा एरो फॉलो कीजिए। द ब्लैडर में बिकम इरिटेबल ड्यूरिंग फिलिंग with a decrease in functional capacity partly caused by diffuser overactivity which may also be caused by neurological dysfunction or aging or may be idiopathic। कहता है कि ब्लैडर इरिटेबल हो जाएगा वक्त के साथ साथ, ठीक है, और जो उसकी फंक्शनल कैपेसिटी होगी यूरिन को स्टोर करने की वो भी खत्म हो सकती है। इन दोनों में से कोई भी कंसिक्वेंस आपके सामने आ सकता है। उसके बाद बच्चे ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इनकी पूरी पूरी जो पिक्चर है वो ले लिया यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं। 5 हेडिंग्स के अंदर आपने ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की कॉम्प्लिकेशंस लिखनी है। पहली हेडिंग है एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन। यूरिन की एक्यूट रिटेंशन हो सकती है, ठीक है। अब ये देखें कि अगर कोई बंदा, किसी बंदे को यूरिन पास करना है और वो पास नहीं कर रहा और उसको ऑलरेडी यूरिनरी रिटेंशन का इशू है, तो यूरिनरी रिटेंशन का जो इशू है बच्चे, ये एग्रेवेट हो जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं इस बात को कि अगर एक बंदे को ऑलरेडी एक्यूट रिटेंशन का इशू है और वो, उसको अब यूरिन की अर्ज है भी और वो पास नहीं कर रहा, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसे यूजुअली हम लोग नींद में होते हैं तो हम लोग यूरिन ना पास करने की कोशिश करते हैं, तो उस बंदे को बचे रिटेंशन का क्रॉनिक, मतलब एक रिटेंशन एग्रीवेट हो जाएगी उसकी, ठीक है। सेकंड नंबर पे बचे हैं क्रॉनिक रिटेंशन। क्रॉनिक रिटेंशन के अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि पेशेंट के अंदर, खास तौर पे वो लोग जिनके अंदर रेजिडुअल जो वॉल्यूम होता है वो 250 ml से ज्यादा होता है, उनके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मल वॉल्यूम की जो यूरिन जमा होता है उसकी बात नहीं कर रहा। यानी कि हर मिक्सचुरेशन के आखिर में अगर 250 ml से ज्यादा यूरिन जो होता है वो ब्लैडर के अंदर ही रह जाता है और वो उसको वॉइड नहीं कर सकते, तो उनके अंदर बचे ये क्रॉनिक रिटेंशन ज्यादा क्लियरली आप लोगों को दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे तीसरी, अगर मैं बात करूं, तीसरी जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड में आप लोगों के लिए जूम कर लूं ये जी। तीसरी जो बच्चे हेडिंग है, दैट इज इम्पेयर्ड ब्लैडर एम्प्टीइंग, कि अगर ब्लैडर डीकम्पेंसेट हो जाता है, डीकम्पेंसेट से मुराद यही था कि अगर डिफ्यूजर मसल की एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो इसकी वजह से यूरिनरी इंफेक्शन और कैल्कुलाई के लिए बंदा प्री डिस्पोज हो जाएगा। ये ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की तीसरी कॉम्प्लिकेशन है। चौथी कॉम्प्लिकेशन क्या है, हीमाचूरिया, ठीक है। पेशेंट को हीमाचूरिया भी हो सकता है, ये बीपीएच की कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स बीपीएच के अंदर डेवलप करती हैं, वैसे नॉर्मली ब्लड वेसल्स तो सप्लाई कर ही नहीं है प्रोस्टेट को, लेकिन जब बीपीएच होगा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होगा, तो इसके अंदर बच्चे ब्लड वेसल्स जो होंगी उनकी ज्यादा प्रोलिफरेशन होगी और वो जो यूरिथ्रा होता है उसको भी एरोड कर सकती हैं, जिसकी वजह से हीमाचूरिया सामने आ सकता है। इसके अलावा बच्चे पांचवी जो कॉम्प्लिकेशन इसकी है, दैट इज कि इसने ये बताया, ये कॉम्प्लिकेशन बेसिकली नहीं है, इसने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है कि अदर देन पेन फ्रॉम रिटेंशन, पेन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ बीओओ। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कभी भी ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में पेन नहीं होता, पेन एक्चुअली जो है वो रिटेंशन की वजह से हो रहा है। मतलब पेन इज नॉट अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, रादर इट इज ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ यूरिन दैट इज कॉज्ड बाय ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है लेकिन इसको आप लोग याद रखने की कोशिश लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे अब आप लोगों को ये क्लियरली पता चल गया है कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोगों को लाजमी पता होने चाहिए क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के अंदर। एज जो होता है बच्चे, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लिनिकल सिनेरियोज में। बीपीएच वाला मेल जो पेशेंट होता है उसकी एज आपको अक्सर दी होती है 60 प्लस, या ज्यादातर सिनेरियोज में 70 प्लस दी होती है, ठीक है, या फिर 60 लेट 60s दी होती है, तो आप लोगों ने उससे लाजमी पिक करना है और साइन एंड सिम्टम्स पे गौर करना है। अब बच्चे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग एसेस कैसे करते हैं
इस लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स को और बीपीएच के को डायग्नोज करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को उसकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट बताऊंगा। तो बच्चे में जितने भी बेले की इसने हेडिंग्स दी हुई हैं पहले मैं आप लोगों को वो बता दूं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बेले के अंदर एक जो बॉक्स है वो इसने ड्रॉ किया हुआ है, अगर मेरे सामने यहाँ पे शो होता है तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। बल्कि आप लोग उसी बॉक्स को जो है कॉपी भी कर लें और उसी को याद कर लें तो वो आप लोगों को फायदा दे देगा, ठीक है। एक सेकंड मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूं। जी, ये देखें, आई होप कि मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स जिन मेल्स के अंदर हो उनके अंदर हम लोग कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। दो तरह की इन्वेस्टिगेशन, एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन और एडिशनल इन्वेस्टिगेशन। और बेसिकली बेले ने भी इन्हीं इंडिकेशंस की हेडिंग जो है वो डिटेल में लिखी हुई है। तो एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती है यूरिन एनालिसिस बाय डिपस्टिक फॉर ब्लड ग्लूकोज एंड प्रोटीन, ठीक है। यूरिन कल्चर करवाते हैं इन्फेक्शन को देखने के लिए। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बीपीएच के लिए स्पेसिफिकली हम ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहे, बल्कि बीपीएच की वजह से जो दो तरह के साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं, ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन और लुट्स, ये उनके लिए हम इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, ठीक है। ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, लट्स और बीओओ, जो कि बीपीएच के अंडर आती हैं। इसके अलावा सीरम क्रिएटिनिन करवा लेंगे उसकी कॉजेज को रूल आउट करने के लिए, और यूरिन फ्लो रेट एंड रेजिडुअल वॉल्यूम मेजरमेंट। इन स्टडीज को बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ये यूरोडायनामिक स्टडीज हैं, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इन्वेस्टिगेशन में बचे हम लोग प्रोस्टेट जो होता है स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो होता है ये करवा लेते हैं, और प्रेशर फ्लो स्टडीज जो होते हैं ये करवा लेते हैं। अच्छा, अब बच्चे जो जितनी भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है इनके मुतालिक, हर एक के मुतालिक मैं आप लोगों को एक एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्लियर करता जाता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग पेशेंट इन्वेस्टिगेशन की हेडिंग यहाँ पे दें और ये इन्वेस्टिगेशन आप लोग सीक्वेंस में नोट करते जाएं। सबसे पहले है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने दो चीजों की इन्वेस्टिगेशन लाजमी लेनी है, तीन चीजों का मेंशन करना है बल्कि, एज, लट्स के साइन एंड सिम्टम्स और ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के साइन एंड सिम्टम्स। नंबर 2 के ऊपर आता है बच्चे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जितना भी आपका रेलेवेंट एग्जामिनेशन बनता है, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के ऊपर बच्चे यूजुअली आप लोगों को जो ब्लैडर होगा वो डिस्टेंडेड मिलेगा, ठीक है। ब्लैडर की डिस्टेंशन मिलेगी, क्यों डिस्टेंशन इस वजह से मिलेगी कि यूरिन आगे पास कर नहीं पा रहा, तो ब्लैडर जो है वो स्वेल कर गया है। नंबर 2 आप लोगों को जो एक्सटर्नल यूरिनरी मिएटस है उसको ऑब्जर्व करना है। आपको उसको किसी किस्म का उसके अंदर स्टेनोसिस अगर मिल सकता है तो स्टेनोसिस वो वाला जो मिएटल स्टेनोसिस है वो भी कॉज हो सकता है ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की। नंबर 3 के ऊपर बच्चे आप लोग एपिडिडमाइटिस जो है वो रूल आउट कर सकते हैं। तो ये तीन एसेंशियल जो चीजें हैं, जो तीन आपके डिफरेंशियल्स यहाँ पे बन सकते हैं, एपिडिडमाइटिस, एक्सटर्नल यूरिथ्रल मिएटस की स्टेनोसिस या फिर ब्लैडर की डिस्टेंशन, ये आप लोग एब्डोमिनल एग्जाम पे पिकअप कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो इन्वेस्टिगेशन आती है दैट इज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर बच्चे सबसे पहले ये बताता जाऊं कि हम लोग प्रोस्टेट को सो सॉरी प्रोस्टेट को बहुत अच्छे से पाल्पेट कर सकते हैं। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपका एमसीक्यू का टिपिकल क्वेश्चन है कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे प्रोस्टेट की कौन सी सरफेस को हम लोग पाल्पेट कर रहे होते हैं, तो दैट इज एक्चुअली द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रोस्टेट, जो कि स्मूथ, इलास्टिक और कन्वेक्स अपेयर होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी बंदे के अंदर बिनॉन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है तो वो सरफेस डिफ्यूजली एनलार्ज अपेयर हो सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफ्यूज अपेयर होगी, एनलार्ज अपेयर होगी, फैली हुई अपेयर होगी, ठीक है, और आपको अंदाजा हो सकता है। इसके अलावा आपको फर्दर ये पता होना चाहिए कि जो रेजिडुअल यूरिन होता है वो आपको फ्लक्चुएंट स्वेलिंग की फॉर्म में प्रोस्टेट से ऊपर फील होता है। इसका रीजन मैं आपको समझा दूं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे में ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है और यहाँ पे प्रोस्टेट है, तो आप एनस के थ्रू एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपकी फिंगर इंसर्टेड है, इस फिंगर के जरिए बच्चे आपने प्रोस्टेट तो फील कर लिया, लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर फिंगर को जरा और एडवांस करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएंट स्वेलिंग फील होती है। फ्लक्चुएंट स्वेलिंग से मुराद होता है any swelling that has fluid inside it, ठीक है। तो वो फ्लूइड इनसाइड इट वाली फीलिंग इस वजह से आ रही है कि ब्लैडर के अंदर रेजिडुअल यूरिन मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रेजिडुअल यूरिन की वजह से एक्चुअली आपको फ्लक्चुएंट जो स्वेलिंग होगी वो फील हो सकती है।
इसके अलावा बच्चे आपको लाजमी एक बात का पता होना चाहिए कि पेशेंट की आपने नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन लाजमी करना है, ठीक है, जो CNS का एग्जामिनेशन है, क्योंकि काफी सारे ऐसे न्यूरोलॉजिकल रीजन है जिसके अंदर यूरिन के आउटफ्लो की डिसरप्शन हो सकती है। जैसे कॉमनली कौन कौन से आ जाते हैं, डायबिटीज मेलाइटस न्यूरोपैथी कॉज करवाती है, टेबिस डॉर्सालिस के अंदर नर्व्स इफेक्ट हो सकती है, ठीक है, सेक्लेरोसिस जो मल्टीपल सेक्लेरोसिस होता है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि आप लोगों ने जो एनल रिफ्लेक्स है वो परफॉर्म करना है, ठीक है, और पेरी एनल सेंसेशन जो है उसको चेक करना है, पेरी एनल सेंसेशन को। और बच्चे जो यूजुअली इसके अंदर आपको इन्वॉल्व मिलेंगी नर्व सेगमेंट्स जो इन्वॉल्व मिलते हैं, दे आर S2 से लेके S4 तक, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ का क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी जो और स्टडीज थी इसके अंदर आ जाती है फ्लो रेट की स्टडीज, ठीक है, और मैंने आप लोगों को अभी भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि फ्लो रेट की स्टडीज और जो प्रेशर वाली स्टडीज है, प्रेशर फ्लो स्टडीज जो होती हैं, ये दोनों हम लोग गायनी और ऑप्स के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा, अब आप लोग बच्चे ये देखें कि ये दोनों स्टडीज जो हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से ये इंडिकेट कर सकती हैं। अगर आप लोग सिर्फ यहाँ पे इनका नाम मेंशन करेंगे तो दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है, फर्दर इसकी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चे जो एडिशनल स्टडीज थी उसके अंदर हम लोगों ने काउंट किया था कि PSA जो है वो हम लोग PSA का ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं, सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का, ठीक है। अब जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है बच्चे, तो इसकी डिटेल में आप लोग को प्रोस्टेट कार्सिनोमा के साथ अभी आगे पढ़ाता हूं। इसके बाद बच्चे आपको एक और बात ये पता होनी चाहिए कि यूरेथ्रा का एग्जामिनेशन करने के लिए और यूरिनरी ब्लैडर का फर्दर एग्जामिनेशन करने के लिए आप लोग सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी जो होती है बच्चे, इसको भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग यूरेथ्रा को ऑब्जर्व कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स के लिए, किसी भी किस्म के कार्सिनोमा के लिए या किसी भी किस्म के कैलकुलस के लिए, किसी भी किस्म के स्टोन की इंफेक्शन के लिए, ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की या BPH को, साथ साथ इसके एसोसिएटेड कॉजेज को रूल आउट करने के लिए। अब बच्चे नेक्स्ट जो चीज आपको यहाँ पे बतानी है दैट इज एक्चुअली यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए एक ऐसे पेशेंट में जिसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स BPH की वजह से हुए हैं, ठीक है। अगर बाकी और किसी वजह से लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हुए फिर हम उनका ट्रीटमेंट उन बेसिक कॉजेस के हिसाब से करेंगे, लेकिन BPH के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट बनता है ये देख लीजिए। सबसे पहले कंजर्वेटिव मेजर्स लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन जो होगा, वेटिंग इन कंजक्शन विद फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एंड रिडक्शन इन कैफीन इनटेक, ठीक है, साथ ही साथ ड्रग थेरेपी इज विद अल्फा ब्लॉकर इन मेन विद अ लार्ज प्रोस्टेट और 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स और बोथ। अब आप लोगों को याद होगा अल्फा ब्लॉकर जो कॉमनली प्रोस्टेट को डील करते हैं दे आर टेराजोसिन, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, ठीक है, और जो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन की जो एक्टिव फॉर्म होती है 5 डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन उसकी फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो इसके अंदर कॉमनली आ जाता है बच्चे फिनेस्टेराइड, ठीक है, FINASTERIDE, फिनेस्टेराइड। मेरे ख्याल से शायद इनका मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप लोग ये दोनों नाम खुद ही लिख लें, फिनेस्टेराइड और मैंने ऊपर बताए हैं डॉक्साजोसिन, प्राजोसिन, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें इंटरवेंशनल प्रोसीजर जो आप लोग करते हैं दैट इज ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसको हम लोग कॉमनली टर्प कहते हैं। और याद रखिएगा कि जो टर्प का प्रोसीजर होता है ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बेले के अकॉर्डिंग, जो कि यूज होता है ट्रीट करने के लिए प्रोस्टेट को यानी कि BPH को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, बड़ा कॉमनली ये परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोस्टेक्टमी होती है उसके लिए कॉमन इंडिकेशंस क्या होती हैं, हम लोग प्रोस्टेक्टमी किन केसेस के अंदर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या है जो प्रोस्टेक्टमी के लिए हम लोग यूजुअली इंडिकेशंस देते हैं। सबसे पहली बात यह कि जो एक्यूट रिटेंशन होती है जिन मेल्स के अंदर, उनके अंदर प्रोस्टेक्टमी परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है। दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि जो क्रॉनिक रिटेंशन होती है ये भी कॉज बन सकती है प्रोस्टेक्टमी करने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एक्यूट रिटेंशन के केस में तकरीबन जितनी भी प्रोस्टेक्टमी दुनिया में की जाती हैं, वर्ल्ड वाइड स्टडीज ये इंडिकेट करती हैं कि 25% जो होती हैं दे आर ड्यू टू एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, 15% प्रोस्टेक्टमी जो होती हैं वो क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन की वजह से परफॉर्म की जाती हैं,
ठीक है। इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अगर डेवलप कर जाएं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे मैंने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी बताया था आपको, उस टॉपिक में भी स्टोन्स बन सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, डायवर्टिकुलर फॉर्मेशन हो सकती है। इन केसेस के अंदर भी आपने प्रोस्टेक्टेक्टमी परफॉर्म करनी है। चौथी इंडिकेशन है अगर किसी भी पेशेंट को सीवियर किस्म का हैमरेज हो, ठीक है, या हिमाचूरिया होने लग जाए, तो तब भी आप लोगों ने प्रोस्टेक्टमी परफॉर्म करनी है। और जो आखिरी बच्चे इंडिकेशन है दैट इज बेसिकली, बल्कि आखिरी जो प्रोसीजर इसने मेंशन किया है दैट इज इलेक्टिव प्रोस्टेक्टमी। मैं इसको अलग से हेडिंग दे के यहाँ पे लिखता हूँ कि इलेक्टिव प्रोस्टेक्टमी फॉर सिवियर सिम्टम्स। तकरीबन 60% प्रोस्टेक्टमीज जो होती हैं वो सिवियर सिम्टम्स के लिए की जाती हैं, जो कि पेशेंट जिनके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता, 50% केसेस के अंदर ये की जाती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपको ये वाली बात, एक बात पता होनी चाहिए कि इसके अंदर सिर्फ ये वाली बात हम कंसिडर नहीं करते कि पेशेंट को जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है बस वो ज्यादा है तो उसकी वजह से हम लोगों ने बीपीएच कर दिया, ये बेले ने लिखा है। बल्कि बेले ये मेंशन कर रही है कि अगर पेशेंट को फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर पेशेंट की स्ट्रीम यूरिन की पुअर है, अगर पेशेंट को नॉक्टर्नल प्रॉब्लम्स हैं, तो इन केसेस के अंदर आप लोग हर हाल में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ इसने ये बताया है कि मैक्सिमम फ्लो रेट जो होता है यूरिन का, मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, यूरिन मैक्सिमम फ्लो रेट जो है बच्चे, अगर वो 10 मिलीलीटर पर सेकंड से कम है तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ऑपरेशन परफॉर्म करने की, प्रोस्टेक्टमी करने की। दूसरा इसने ये मेंशन किया है कि अगर रेजिडुअल वॉल्यूम जो है, रेजिडुअल यूरिन वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर गया है, ठीक है, रेजिडुअल यूरिन वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर गया तकरीबन 100 से 250 ml तक जो यूरिन है, यूरोडायनामिक स्टडीज शो करती है कि पेशेंट रिटेन करता है यूरिन को, तो फिर आपको हर हाल में ऑपरेशन करना है। तो ये जो दो आप इलेक्टिव प्रोसीजर की जो दो स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, ये आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे ये देखें कि एक्यूट रिटेंशन को मैनेज करने के लिए आप लोग अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं यूजुअली, जिनके नाम मैंने लिए हैं डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, पेराजोसिन। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोग को बता दिया कि एक्यूट रिटेंशन को आप लोग ऐसे डील करेंगे। दूसरी बात बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिकली हम लोग इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। अभी मैंने बताया कि हम लोग स्पेसिफिकली इसके लिए प्रोस्टेक्टमी परफॉर्म करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इमेज लिया है। अक्सर औकात सर्जरी के ऑब्जर्व स्टेशन पे आप लोगों को ये वाइवा आ जाता है कि आप लोग एक आदमी की जो कि ओल्ड एज का है, 72 ईयर्स ओल्ड एज है उसकी, फॉर एग्जांपल, आप उसकी कॉन्सेंट लें कि आपने प्रोस्टेक्टमी परफॉर्म करनी है उसके बीपीएच को ट्रीट करने के लिए। ये प्रोस्टेक्टमी जो आप परफॉर्म करेंगे, इसके अंदर आपको उसको किस किस पॉइंट के मुतालिक काउंसल करना है। ये काउंसलिंग के पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बेतहाशा एमसीक्यू आ चुके हैं प्रॉफ के अंदर, इसलिए मैं आप लोगों को ये करवाता हूँ। एक सेकंड वेट कीजिए, आप लोगों के साथ एक इमेज शेयर करता हूँ। जी बच्चे, ये देखिए मैंने आप लोगों के साथ ये बेले की जो पेज है ये आप लोगों के साथ शेयर किया। अब मैं आप लोगों को इसमें से एमसीक्यूज भी बताता हूँ, ठीक है, और आप लोगों ने जो काउंसलिंग करनी है ऐसे पेशेंट्स की जो कि प्रोस्टेक्टमी अंडरगो करना चाहते हैं और उनके लिए, जिनके लिए जरूरी है, जिनको सिवियर साइन एंड सिम्टम्स है, उनको आपने ये वाले पॉइंट्स लाजमी बताने हैं। सबसे पहली बात ये कि प्रोस्टेक्टमी के बाद तकरीबन 65% लोग, ये आपका एमसीक्यू है, इसकी परसेंटेज आपसे पूछी जाती है, ये मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम फेस करते हैं प्रोस्टेक्टमी के बाद, दैट इज रेट्रोग्रेड एजैक्यूलेशन। जब भी वो इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं तो जो उनका एजैक्यूलेट होता है वो फॉरवर्ड जाने के बजाय, यूरेथ्रा से पास करने के बजाय, यूरेथ्रा से बाहर के इन्वायरमेंट में पास करने के बजाय वापस यूरिनरी ब्लैडर में आने की कोशिश करता है। ठीक है। नंबर 2, आप ये देखें यूरिनरी ब्लैडर में भी जा सकता है और जहां से रिलीज हुआ है वहां पे भी उसकी कुछ सिक्रीशन वापस जा सकती है। नंबर 2, इरेक्टाइल इंपोर्टेंस। 5% मैन जो होते हैं वो इंपोर्टेंस से सफर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। सक्सेस रेट के मुताबिक आप लोगों ने लाजमी ये वाली बात बताना है कि ओवरऑल सक्सेस रेट जो है बच्चे वो इसका काफी ज्यादा अच्छा है। और ये बात इसने मेंशन किया कि तकरीबन 90% जो लोग होते हैं वो सिवियर सिम्टम्स और यूरोडायनामिकली प्रूवन ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ट्रीट हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात बच्चे ये देखें कि रिस्क ऑफ री ऑपरेशन क्या होता है। तो टर्क करवाने के बाद पेशेंट को दोबारा भी जरूरत पड़ सकती है री ऑपरेट होने के लिए, तकरीबन
15% केसेस के अंदर ये वाली प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है, और 8 to 10 ईयर्स के बाद यूजुअली ये देखा गया है कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बच्चे जो डेथ है, डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट टर्प से दैट इज रियली वेरी इनफ्रीक्वेंट, लेकिन अगर डेथ होती है पेशेंट्स के अंदर तो ये 4 लाइनें आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि डेथ आफ्टर टर्प इज इनफ्रीक्वेंट लेस देन 0.5%। ठीक है। हाँ, अगर प्रोसीजर के दौरान किसी भी किस्म की कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शियस कॉन्टेमिनेशन हो गई है तो फिर सिवियर सक्सेस हो सकता है, पेशेंट को तकरीबन 6% लोगों को हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से डेथ हो सकती है। इसके अलावा सिवियर हीमाचूरिया रिक्वायरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ मोर देन 2 यूनिट्स ऑफ ब्लड ऑकर्स इन अबाउट 3%। सिवियर हीमाचूरिया हो सकता है, ये आपने याद रखनी है। एक और बात, और इसने एक इंपॉर्टेंट बात मेंशन की है कि डिस्चार्ज के बाद 15 to 20% जो आदमी होते हैं उनको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि उनको यूरिनरी इंफेक्शन का रिस्क होता है। और जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं बेसिकली इन सब कॉम्प्लिकेशंस के, दैट इज एक्चुअली एडमिशन विद रिटेंशन। अगर एक ऐसे पेशेंट को आपने एडमिट किया है जिसको ऑलरेडी रिटेंशन का इश्यू है, या फिर जो प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट है, या फिर जिसकी रीनल इंपेयरमेंट है, या जिसकी एडवांस एज है, ठीक है, ये सारी बातें आपने काउंसलिंग में कवर करनी है एक ऐसे पेशेंट की जिसकी हम लोग प्रोस्टेटेक्टमी परफॉर्म करने लगते होते हैं। दूसरी बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि जब मैं आप लोगों को प्रोस्टेट का एडिनोकार्सिनोमा पढ़ाऊंगा तो तब भी आप लोगों ने ये काउंसलिंग वाले पॉइंट्स उसके अंदर उसकी मैनेजमेंट में लाजमी मेंशन करने होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इनको समराइज फॉर्म में आप लोग मेंशन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को लेक्चर का न्यू लिंक भेजता हूँ, जल्दी से वापस आना।